हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि हमारी जो कल्चर है, जिस सोसाइटी जिस ग्रुप का हम हिस्सा होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसको मोल्ड करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को, या पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है कल्चर से, उससे पहले हम जानते कि कल्चर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। अब कल्चर के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल्चर हमारी मटेरियल कल्चर भी होती है और नॉन मटेरियल भी होती है। मटेरियल कल्चर जैसे आपकी जो फूड आप किस तरह का खाते हैं, आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड, आपकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उससे रिलेटेड, ये सब क्या है, ये आपकी मटेरियल कल्चर का पार्ट। नॉन मटेरियल कल्चर आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो बिलीफ्स हैं, आपके जो एटीट्यूड है, ये सब क्या है, ये आपकी नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा है। जैसे इंडिया में हम देखें तो हम कैसा फूड खाएंगे कि हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे। ये तो क्या होगी, आपकी मटेरियल कल्चर होगी कि वेजिटेरियन फूड खाना है। बट क्यों खाना है, ये जो बिलीफ है आपका, ये कहां से आ रहा है, ये आपकी नॉन मटेरियल कल्चर से। आपका क्या बिलीफ है कि नॉन वेजिटेरियन खाना गलत है, हमें नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या वैल्यू है, आप लाइफ को वैल्यू करते हैं कि हर जीव की, एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी हो, कोई सा भी जानवर हो, उसकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, हमें किसी की हत्या नहीं करनी है। आप किसको वैल्यू कर रहे हो, अपनी लाइफ को वैल्यू करते हो। लाइफ को जब आप वैल्यू करते हो तो आपका बिलीफ क्या है कि वेजिटेरियन ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाना गलत है। इसलिए जो आपकी मटेरियल कल्चर है वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है आपकी नॉन मटेरियल कल्चर का। तो कल्चर तो हमने देख लिया कि जो भी आप एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स, या इवन जो आपका आर्किटेक्चर, आपका क्लोथिंग स्टाइल, आपका फूड हैबिट्स, ये सब क्या है जो आपने अपनी सोसाइटी से लिए है, जिस ग्रुप का आप हिस्सा है, जिस कम्युनिटी का आप पार्ट है, उससे जो ये नॉलेज आप गेन कर रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ कल्चर। पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी आया है वर्ड परसोना से, एक लैटिन वर्ड है परसोना। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप एक लिटरल मीनिंग देखें तो पर्सनैलिटी का मतलब है एक मास्क या एक कैरेक्टर। और थोड़ा अगर डिटेल में समझाऊं तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया, आपका वो बिहेवियर जो कि दुनिया को दिखाई देता है ना, बिहेवियर दैट इज एक्सप्रेस्ड बिफोर अदर्स। सपोज कीजिए कि आप जो है हर एक से बड़े गुस्से में बात करते हैं, तो लोग क्या समझेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसे, अरे बड़ा गुस्सैल किस्म का आदमी है, इससे तो बात करना ही बेकार है ना। कोई आदमी होता है कि हमेशा मुस्कुराते हुए मिलता है आपसे, हमेशा खुश रहता हुआ दिखाई देता है, तो आप क्या बोलेंगे, बड़ा ही खुश मिजाज आदमी है, हमेशा ना एकदम मुस्कुराता रहता है, कितनी भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, इसको हमने कभी ना टेंशन लेते हुए नहीं देखा है, कभी भी इसको ऐसा बड़ा ही गुस्से में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो ये जो आप लोगों को दिखा रहे हो है ना, जो आपका ही आउटवर्ड बिहेवियर है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। यही है आपकी पर्सनैलिटी। अब जो सोशोलॉजी में डिबेट आती है वो ये है कि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअल का जो पर्सोना है, वो कैसे बनता है। क्या ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, मतलब क्या ये हेरिडिटी डिटरमाइन करती है, या जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसके आसपास जो चीजें हैं, मतलब जो उसका सोशल ग्रुप है, सोसाइटी है, वो जिस एनवायरनमेंट, जिस ज्योग्राफी में रह रहा है, ये सब चीजें जो है उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, उनसे बन के उनकी पर्सनैलिटी बनी है। तो ये डिबेट जो है, इसको हम नाम देते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब क्या कि हेरिडिटी डिटरमाइन करती है किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, या फिर नर्चर मतलब उसका एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है। एनवायरनमेंट का मतलब यहां से सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि ज्यादा फोकस किस पे है, उसके सोशल एनवायरनमेंट पे, जिस सोसाइटी, जिस कल्चर का वो हिस्सा है, तो वो डिटरमाइन करता है। तो ये डिबेट है नेचर वर्सेस नेचर, नर्चर की। तो ये जो डिबेट है उसमें एक दो पॉइंट्स निकल के आते हैं कि हाँ, हेरिडिटी ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी पूरा 100% डिटरमाइन करती है।
हेरिडिटी का भी इम्पैक्ट होता है बिहेवियर को आपके डिटरमाइन करने में, आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपकी पर्सनैलिटी की जो आपके मम्मी पापा से आती हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको आती हैं। जैसे कि कोई कोई बंदा क्या करता है कि ब्लिंक करते हैं बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से, तो वो क्या होता है कि उसके घर में हो सकता है कोई पर्सन हो जो ऐसे ब्लिंक करता हो, तो उसी की ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप में भी आ गई हो। ये कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो उनके बच्चे भी जो है वो लेफ्ट हैंडेड हो जाते हैं। हमारे कुछ ह्यूमन रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस मतलब जो हम चीजें सोच समझ के नहीं करते हैं बट वो हो जाती हैं अपने आप। जैसे आपके अगर बहुत ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे पड़े तो बिल्कुल आप एकदम अपनी आंखें क्या कर लेते हो, बंद कर लेते हो। तो ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग इस तरह से आंखें बंद कर लेता है जब कोई ब्राइट लाइट पड़ती है, तो है ना। या आपको बहुत जोर से अगर मारा जाए तो आपको चोट लगी, आप एकदम से चिल्लाओगे या एकदम रोने लगोगे। तो ऐसा हर ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो हेरिडिटी से आती है, कि बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। ये ऐसी कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। हर एक को भूख लगती है ना, हर एक को खाना खाना होता है, हर एक को सोना होता है। तो ये सब चीजें क्या, ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। ये आपके बायोलॉजिकल इंपल्सेस हैं या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं जो आपके अंदर से आ रही है ना। और हर एक के पास ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हर एक को भूख लगती है, हर एक को सोना होता है ना, हर एक को दर्द होता है। बट ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, ये जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं ये किस तरह से एक्सप्रेस होती है, इसको कौन डिटरमाइन करता है, इसको कल्चर डिटरमाइन करता है ना। तो कल्चर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टिंक्ट से, क्योंकि कल्चर डिटरमाइन कर रही है कि जो आपके इंस्टिंक्ट हैं, ये जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स है, इनको कैसे पूरा किया जाए। जैसे भूख तो सबको लगती है, हमने देख लिया, ये तो सबका अंदर का एक इंस्टिंक्ट है कि भूख लग रही है। बट आपको उस भूख को मिटाने के लिए आपको क्या खाना खाना है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये आपकी कल्चर डिटरमाइन कर रही है। अगर आप इंडिया में हैं, आप हिंदू हैं, तो आप किस तरह का खाना खाएंगे, जैसे मैंने बात की थी, आप वेजिटेरियन फूड खाएंगे, है ना, उस भूख को मिटाने के लिए। अगर आप यूएसए में हैं तो वहां पर आप बीफ खा सकते हैं, बट इंडिया में आप बीफ नहीं खा पाएंगे। उस भूख को मिटाने के लिए आप कुछ फल खाएंगे, कुछ सब्जी खाएंगे, दाल चावल, कुछ ऐसी चीज खाएंगे जो कि वेजिटेरियन है। बट यूएसए में आपको अगर बीफ मिल रही है तो आप बीफ खा लोगे, है ना। तो इस तरह से कल्चर आपको क्या है जरूरत, कि हमें कपड़ों की जरूरत है, अपने तन को ढकने की जरूरत है, धूप से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए। तो आपको कपड़े पहनने, बट किस तरह के कपड़े पहनने ये कौन बता रहा है, ये आपकी कल्चर बता रही है। आप हिमाचल में आते हो, आप हिमाचली टोपी लगाते हो। आप राजस्थान में हैं तो एक बड़ी सी पगड़ी, कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप गांधी टोपी लगाते हैं। अगर आप यूएसए में जाएंगे तो उनकी अलग तरह की कैप होती है ना, वो पैंट शर्ट पहनते हैं। इंडिया में जो हमारे बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे। तो ये जो नीड थी आपकी कि अपने शरीर को कैसे बचाया जाए फ्रॉम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से, तो वो आपको कपड़े की नीड थी। बट कौन सा कपड़ा पहनना है, कब पहनना है, ये कौन बता रहा है आपको, ये आपकी कल्चर बता रही है। तो जो बेसिक नीड्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, कल्चर। इसलिए सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि कल्चर का ज्यादा बड़ा रोल है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एज कंपेयर टू हेरिडिटी या फिर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नीड्स से। अब कल्चर का क्या रोल है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो देख लेते हैं। दोस्तों ये आपको समझना होगा कि जो भी पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इसमें सिर्फ कल्चर जो है वो एक पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, है ना। हमारी कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, जो कि हेरिडिटी से मिलती हैं, हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, है ना। कुछ और चीजें हैं जो कि जैसे कोई जॉब हम कर रहे हैं उससे हमें देखने को मिलती हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्चर से आती है। कल्चर एक बड़ा फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट 100% जो है पर्सनैलिटी कल्चर से डिटरमाइन नहीं होती है। जैसे कि अगर इंडिया में हम रह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी है, हमारी कल्चर है, बट ऐसा नहीं कि सारी इंडियंस की पर्सनैलिटी एक है। भाई हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है। इंडिया में अगर आप देखें, अगर 120 करोड़ लोग हैं तो हर एक की अपनी अलग पर्सनैलिटी है।
अगर आप किसी एक फैमिली में भी देखें तो भी वहां भी 4 मेंबर्स, उन 4 मेंबर्स की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि कल्चर या फिर बायोलॉजी जो है वो पूरी तरह से डिटरमाइन करती है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशियोलॉजी में हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो कल्चर है, जिस सोसाइटी का आप हिस्सा है, वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि कोई भी एक सोल फैक्टर, एक फैक्टर जो कि 100% डिटरमाइन करता है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, कल्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी हेरिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका पेयर ग्रुप कैसा है, आपकी जॉब कौन सा आप काम कर रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि रोल क्या है कल्चर का इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे पहले सोशियोलॉजिस्ट कौन है? रैल्फ लिंटन। रैल्फ लिंटन क्या कहते हैं कि जो कल्चर है और जो पर्सनैलिटी है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कल्चर जो है हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, और जो पर्सनैलिटी होती है, जो इंडिविजुअल किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। वो कल्चर को चेंज करने का भी उसमें दम होता है, और कल्चर हमें बनाती है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें तो गांधी जी का अगर आप देखिए, गांधी जी की अगर आप पर्सनैलिटी को एनालाइज करें तो आप रैल्फ लिंटन का जो आर्ग्यूमेंट है कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। अब गांधी जी इंडिया में पैदा हुए, एक वैष्णव परिवार में पैदा हुए जहां पे वैष्णविज्म का बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो वो हमेशा किसकी बात करते हैं? एक राम राज्य की बात करते हैं, वैष्णविज्म की बात करते हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा किससे इन्फ्लुएंसेस था? जैनिज्म से, वैष्णविज्म से। तो ये जो अब उनकी थिंकिंग थी, उनकी जो थॉट्स थे, है ना, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? यहाँ के रिलीजन से इन्फ्लुएंस थे, है ना। उनकी मदर जिस रिलीजन को फॉलो करती थी उससे वो इन्फ्लुएंस थे। बट उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी थी, उसने क्या किया? उसने हमारी कल्चर को चेंज करने की कोशिश करी, है ना। वो किसकी बात कर रहे थे कि इक्वालिटी ऑफ विमेन, इक्वालिटी ऑफ कास्ट, कि कोई कास्ट छोटी बड़ी नहीं होती, विमेन भी वो काम कर सकती हैं जो कि मेन कर सकते हैं, तो उनको भी वो फ्रीडम स्ट्रगल में लेके आए। वो बात कर रहे हैं कि नहीं, ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो कास्ट के बेसिस पे, ये गलत है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है, जो हमारी कल्चर है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो रैल्फ लिंटन कहते हैं कि कल्चर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बनाता भी है, और जब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनती है तो उस कल्चर को भी चेंज करने की दम रखती है। स्पाइरो क्या कहते हैं? स्पाइरो कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक ही बात है। वो कहते हैं कि जिसे आप कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, किसी बच्चे को जैसे आप कुछ चीजें सिखाते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा हूं, या स्कूल में हम भेजते हैं कि जब ये दूसरों से मिलेगा, कुछ सीखेगा, इसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये जो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ कल्चर की, कि वो हमारी सोसाइटी के तौर तरीके सीखे, हमारी सोसाइटी में क्या चीजें चलती हैं, क्या वैल्यूज हैं हमारे ग्रुप की, उनको सीखे। तो ये एक ही बात है, एक्विजिशन ऑफ कल्चर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एक ही बात है। तो वो एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, जो हम देख चुके हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपनी सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, उनको हम सीखते हैं, उनको हम इम्बाइब करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं जब आप ये चीज इम्बाइब करते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी फिर उसी तरह से डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप यूएसए में पैदा हुए हैं, तो वहां की क्या कल्चर है कि सक्सेस मिलना चाहिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा कमाना आना चाहिए, वहां की वो वैल्यूज हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी क्या कैसी हो जाएगी कि आप पैसे के पीछे भाग रहे होंगे, आपके दिमाग में बस एक ही चीज होगी कि पैसा कैसे कमाना है ना। तो ये चीज क्या हो गई, आपने उस वैल्यूज को इम्बाइब कर लिया, जो कि अब आपकी पर्सनैलिटी से झलक रही है ना। जो आप काम कर रहे हो उससे आप दिखाई दे रहा है, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो कि आप हर चीज को किससे तौल रहे हो, आज हम हर चीज को पैसे से तौलते हैं। तो ये क्या बन गया, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। तो वो कहते हैं एक्विजिशन ऑफ कल्चर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक ही बात है।
तो ये कहना है स्पाइरो का। तो स्पाइरो तो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है वो कल्चरली डिटरमाइंड होती है। फ्रैंक फ्रैंक क्या कह रहे हैं? फ्रैंक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जो है कल्चर डिटरमाइन करती है, बट एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस होता है हमारी कल्चर का ऑन पर्सनैलिटी। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक बेसिक आइडियाज हैं, जो एक बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है किसी भी इंसान को किसी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, जो एटीट्यूड, जो आइडियाज, जो बिलीफ चाहिए होते हैं, वो बिलीफ्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वो आइडियाज हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें हमारी कल्चर से मिलते हैं, है ना। तो जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारा जो सोचने का पैटर्न होता है ना, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, तो ये हमें हमारी सोसाइटी से मिलता है। एक जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमारी सोसाइटी से मिलता है। जैसे कि सपोज करिए हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या सिखाया जाता है कि जब कोई मेहमान आपके घर पर आए तो आप उसको मुस्कुरा करके, हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम कीजिए, उसको नमस्ते कीजिए, नमस्कार कीजिए और उसका स्वागत कीजिए। तो इस चीज को आप सीख लेते हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब कोई आता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको खुश करने के लिए उसको नमस्ते करें, नहीं, ये आपको सिखा दिया गया है, ये आपको बताया गया है कि जब कोई आए तो आपको कैसे उसके साथ बिहेव करना है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल था कि आपको कैसे बिहेव करना है, ये जो आइडिया था कि मेहमान, गेस्ट क्या होते हैं और उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ये आइडिया आपको किसने दिया? ये आपको आपकी कल्चर ने दिया। तो इसलिए कल्चर का एक बहुत ही डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है सिर्फ कल्चर ही डिटरमाइन करती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, बट कल्चर हैज अ डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस। क्योंकि कल्चर जो है हमें बेसिक आइडियाज देती है, कुछ जनरल इन्फ्लुएंस देती है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ लड़कियों को कैसे सिखाया जाता है कि आपको जो है किसी से बहस नहीं करनी होती है, जैसा बड़े कहते हैं उसको मानना चाहिए, अपने पापा की बात, अपने भाई की बात, अपने हस्बैंड की बात आपको सुननी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट में जाओ, है ना, जो वो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट में जाकर के कुछ काम करो। तो इस तरह से हमें सिखाया जाता है। जब ऐसा सिखाया जाता है तो ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। क्या कैसी पर्सनैलिटी हम चाहेंगे इंडिया में लड़कियों की होनी चाहिए? कि वो हम्बल हो, वो मीक हो, है ना, सबमिसिव हो, जो आप कहें वैसा ही करती रहे। इस तरह की पर्सनैलिटी को हम प्रमोट करते हैं थ्रू आवर कल्चर। तो ये सोशोलॉजिस्ट थे जो कुछ कह रहे थे कि कल्चर और पर्सनैलिटी कैसे इंटरेक्ट करती हैं। अब एक बहुत ही जो डोमिनेटिंग थियरी आई सोशोलॉजी में जो कल्चर और पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी, वो थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, C.H. कुली और दूसरे G.H. मीड, इन दोनों ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की नींव रखी। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इज नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। कि हम जिस सोसाइटी का, जिस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जिस कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से हमारा पर्सोना बनता है ना। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है कुछ कॉन्सेप्ट्स की मदद से। वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ, एक सेल्फ का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ, और तीसरा था स्टेजेस ऑफ सेल्फ। एक एक करके अब हम इनको देखने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से समझेंगे कि एक्चुअली में कल्चर जो है ना, या सोसाइटी जो है, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंफ्लुएंस करती है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो था द सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ इज
सेल्फ का मतलब क्या है कि हम क्या हैं, हु वी आर। ये जो सेंस होता है ना आपके अंदर कि हम क्या हैं, हम किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। हर एक कोई भी इंडिविजुअल हो उसके अंदर एक सेंस होता है इस सेल्फ का कि मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बेकार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं नालायक हूं, मैं कैसा हूं, है ना। ये जो सेंस होता है आपके अंदर के हु वी आर, मैं क्या हूं, है ना, और हम किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो ये जो सेंस होता है ना आपके अंदर के हु वी आर, इट इज कॉल्ड सेल्फ। इसको उन्होंने कहा है कि ये इसको कहते हैं सेल्फ। और ये जो सेल्फ है, इस सेल्फ के दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। जीएच मीड कहते हैं कि जो सेल्फ है आपका, ये जो सेंस है आपके अंदर कि मैं कौन हूं, इसके दो पार्ट होते हैं। वो कहते हैं एक होता है मी और एक होता है आई। मी का मतलब क्या है, मी मतलब एम ई, मी, मैं, है ना। मी कहां से आता है, मी आता है सोसाइटी से। वो कहते हैं ये जो सोसाइटी से आता है, मी कहां से आता है, सोसाइटी से आता है ना। जब आप सोसाइटी की वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिलीफ्स को, एटीट्यूड्स को सीखते हो तो उससे आपका मी बनता है ना। और ये मी कैसा होता है, ये सोसाइटी की वैल्यूज के साथ कंफर्म करता है, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं उनके साथ कंफर्म करता है, आपके बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल बनाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे आपको क्या सिखाया जाता है कि जब कोई गेस्ट आपके घर पे आएगा तो आप उसको नमस्ते करेंगे, आप उसको बिठाएंगे, मुस्कुराएंगे और उससे चाय पानी पूछेंगे, है ना। तो जब कोई गेस्ट आएगा तो गेस्ट को ये पता हो कि मैं इनके यहाँ जा रहा हूँ तो ये लोग बड़ा मुझे आदर सत्कार देंगे, मुझे बड़े रेस्पेक्टफुली बिठाएंगे, मुझसे पूछेंगे कि आप चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, है ना। तो ये एक बिहेवियर में प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आता है कि आप कैसा बिहेव करने वाले हो, है ना। और ये प्रेडिक्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आ रहा है सोसाइटी की कल्चर से। क्यों हो जाता है प्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये सोसाइटी की कल्चर से आता है। आपका ये जो पार्ट है, मी वाला पार्ट है ना, सेल्फ के जो दो कंपोनेंट है मी और आई, तो इसमें जो मी वाला कंपोनेंट है ये सोसाइटी से आ रहा है। कहा सोसाइटी में, कहां से, सोसाइटी की कल्चर से आ रहा है। तो कल्चर तो क्या है, वो तो सेम है हर जगह। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है ना। जैसे कोई लड़का होगा तो हम सोचेंगे कि भाई लड़का कैसे बिहेव करेगा, इसको थप्पड़ मारेंगे तो ये भी पलट के मार सकता है हमें, क्योंकि लड़कों को ये सिखाया जाता है कि आपको पिट के नहीं आना है ना। कोई आपको मारे तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। लड़कियों को सिखाते हैं कोई आपको छेड़ता है, कोई आपको तंग करता है तो आप घर पे आकर हमें बताइए, है ना। तो जो लड़के उनको छेड़ रहे हैं उनको पता है कि शायद ये रिएक्ट नहीं करेगी, है ना, क्योंकि इसको इस तरह से नहीं ढाला गया। हमारी कल्चर में लड़कों को रिटेलिएट करना नहीं सिखाया गया, है ना। तो इसलिए एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है हमारे बिहेवियर में। क्यों आती है, क्योंकि ये हमारे कल्चर से आ रहा है। जब माँ बाप आपकी जैसे शादी की बात करते हैं तो लड़के या लड़की से जनरली जो माँ बाप थे पहले पूछते नहीं थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हम जिससे कहेंगे उससे शादी कर देंगे, है ना, उनको करनी पड़ेगी। इनकी कोई अपनी कहना चाहिए कोई चॉइस नहीं है। हमारे माँ बाप ने भी हमारी शादी ऐसी करी थी और हम भी इनकी शादी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे अगेंस्ट में जाके शादी नहीं करने वाले। एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी, है ना, क्योंकि हमारी कल्चर ऐसे ही सिखाया जाता है कि भैया जैसे माँ बाप कहें उसी से शादी करनी चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। तो ये मी वाला कंपोनेंट हो गया। बट ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्या आप हर इंडिविजुअल का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो? कभी तो किसी किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, हम उसी को मार देते हैं, है ना। कभी कभी मदर जो है वो अपने बच्चे को मार देती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, पापा जो है अपनी बेटी को मार सकते हैं। बट उनको बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते, उनको पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट तब भी वो ऐसे कुछ एक्शंस जो हैं वो ले लेते हैं। तो वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आपका एक कंपोनेंट है आई, है ना, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है, जो आपको अंदर से आ रहा है ना, जो कि कॉन्शियस बिहेवियर नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। आपको पता नहीं चलता कि बस हो जाता है ना। अनकॉन्शियस जो कि इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है, जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, है ना। एक अंदर हर एक की ना कुछ इस तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि बस वो कर देते हैं। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई बहुत ज्यादा ये कि इतना पेशेंस होता है कि वो बहुत ज्यादा सहते रहते हैं। तो ये इसको कहते हैं आई, जो कि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि अनप्रेडिक्टेबल कंपोनेंट है, जो कि एक इंडिविजुअल का हर एक का अलग अलग होता है। मी क्या होता है? जो कंफर्मिटी करे, जो कि कल्चर से करे, जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और मी जो है वो हर एक आदमी का लगभग एक ही होता है। एक सोसाइटी में जो है हमें एक ही तरह की कल्चर सिखाई जाती है, तो जो मी वाला पार्ट होता है वो हर इंडिविजुअल का लगभग
सेम होता है। क्या डिफरेंट बनाता है पर्सनैलिटी को? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो डिफर करती है वो कहां पे करती है? वो आई में डिफर करती है। हर इंडिविजुअल की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि उसको अलग करती है। तो इन मी और आई से मिलके आपका सेल्फ बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन ये जो मी और आई है ये कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन में होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आया, आपकी जो आई था उसकी वजह आपको आया कि बहुत गुस्सा आया, उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, तो आपका मन कर रहा है मैं मार दूं। लेकिन तभी आपका मी आएगा, है ना, वहां पर आपकी क्या आएगा, आप सोचोगे कि अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दें, है ना, लॉ में मारना गलत है तो हो सकता है कि मुझे सजा हो जाए। तो आप क्या करोगे, उस टाइम अपने आप को काबू कर लोगे। तो जो आई है आपका, ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है, कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है आपके मी से, जो कि सोसाइटी से आ रहा है। तो इस तरह से आपका आई और आपका मी जो है इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जो है आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपको जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बनता है। तो जीएच मीड ने समझा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो सेल्फ है, वो कैसे सोसाइटी उसको इन्फ्लुएंस करती है, और कैसे हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी सेम कल्चर में होने के बावजूद भी अलग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हर एक का जो आई वाला कंपोनेंट है वो अलग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया सीएच कुली ने, जिसको कहा गया कि लुकिंग ग्लास सेल्फ। वो कहते हैं कि कैसे ये जो सेल्फ है ये कैसे बनता है ना, ये इसका क्या, ये कैसे है कि हम सोसाइटी को जो है अपने अंदर उतार लेते हैं, हम मी वाला कंपोनेंट हम कैसे बना लेते हैं। तो वो इस लुकिंग ग्लास सेल्फ के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें समझा रहे हैं। वो कहते हैं क्या कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को इवेल्युएट करना चाहता है, वो जिस सोसाइटी का हिस्सा है वो उनकी नजरों में जो है वो अच्छा बने रहना चाहता है। तो जैसे वो कहते हैं कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है कि हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो कोई भी इंडिविजुअल है, ये जो आपका सेल्फ है, ये सेल्फ ऐसे ही नहीं बना है ना। अपने आप जब कोई पैदा हुआ था तो अपना कोई सेल्फ, अपनी कोई पर्सनैलिटी लेके पैदा नहीं हुआ था, बल्कि जो सेल्फ डेवलप होता है ये कैसे होता है, ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होता है। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और बच्चों से, कोई बच्चा जो है कोई और बच्चों से इंटरेक्ट करता है, अपने माँ बाप से इंटरेक्ट करता है, रिलेटिव से इंटरेक्ट करता है, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करता है, तो ये सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपका एक सेल्फ बनता है। क्योंकि हमने देखा है कि आपका जो मी वाला पार्ट है ये कहां से आ रहा है, सोसाइटी से। और सोसाइटी से कैसे आता है, थ्रू सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन कैसे होता है, आपके इंटरेक्शन के थ्रू ही तो होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सेल्फ बनता है किसी भी इंसान का, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बनता है। ये सोशल इंटरेक्शन में कैसे बनता है, वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमें दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। सपोज कीजिए, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि एक स्टूडेंट है और एक नई टीचर, आपकी मान लीजिए कि फिजिक्स की कोई नई टीचर आने वाली, तो वो स्टूडेंट क्या कैसे प्रेजेंट करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं अपने आप को टीचर के सामने ऐसा प्रेजेंट करूंगा कि मेरे को सब कुछ आता है और मैं बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूं, है ना। तो वो क्या करता है, वो रात भर बैठ के पढ़ाई करता है कि कल नई टीचर आएंगी तो कुछ सवाल पूछेंगी तो मैं सारे आंसर मुझे देने चाहिए, जिससे टीचर को ये लगेगा कि क्या मैं बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं। तो वो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है। तो पहले क्या हुआ, पहला स्टेप क्या होता है इस लुकिंग ग्लास सेल्फ प्रोसेस का, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर अदर्स। जब आप कोई इंटरेक्शन करते हो तो उस इंटरेक्शन में आप खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, है ना, उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए आप गए स्कूल में, नेक्स्ट डे टीचर ने आपसे सवाल पूछा कि बताओ आप मुझे ग्रेविटी वाला जो है फॉर्मूला बताओ। हो सकता है कि आपने वो ना पढ़ा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो, आप नहीं बता पाए, है ना। तो आप क्या इमेजिन करोगे, आप क्या परसीव करोगे, आप सोचोगे कि यार मुझे लगता है कि ना टीचर मुझसे निराश हो गई है, टीचर को लग रहा होगा कि यार मेरे को कुछ नहीं आता ना। तो सेकंड क्या है, यू इमेजिन, है ना, आप इमेजिन करते हो
कि बाकी लोग या दूसरा ये सामने वाला आपको कैसे देख रहा है. यू इमेजिन हाउ अदर्स परसीव यू. आप इमेजिन करते हो, आप सोचते हो कि ये सामने वाला जो जैसे टीचर है इस एग्जांपल में, कि टीचर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी. आपको लगा कि टीचर मेरे बारे में सोच रही होगी, इसको कुछ नहीं आता, ये लगता है पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है ना. तीसरा, ये जो आपकी इमेजिन आपने किया है, दिस इमेजिनेशन ब्रिंग्स सर्टेन फीलिंग्स टू यू. जैसे यहां पे आपको क्या लगा, आपको लगा कि टीचर मुझसे निराश हो गई है, टीचर को लग रहा हो कि इसको कुछ नहीं आता है और इसका पढ़ाई लिखाई से कोई ये नालायक बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है ना. तो आपको क्या होगा, आप बड़े सैड फील करोगे, है ना, क्योंकि आप तो करना चाह रहे थे टीचर को इंप्रेस, बल्कि हो गया उल्टा. आपको लग रहा है कि क्या, कि टीचर तो मुझसे डिसअपॉइंट हो गई. तो आपको क्या लगा कि आप सैड हो. मान लो आपको टीचर ने डांट दिया हो, आपको क्रिटिसाइज कर दिया हो कि बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, बिल्कुल स्टूपिड बच्चे हो. तो हो सकता है कि आपको फिर ये लगे कि हाँ यार, टीचर ने तो मुझे क्रिटिसाइज किया है, टीचर तो ये सोचे कि दैट आई एम स्टूपिड. तो आप यही सोचने लग जाओगे कि आई एम स्टूपिड. अब आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसमें आएगा कि आपको लग रहा है कि मैं गधा हूं, आई एम स्टूपिड. क्योंकि कैसे हुआ ये, क्योंकि आपने जो है दूसरों की नजरों से आप खुद को इवेल्युएट कर रहे हो. आप टीचर की नजरों से सोचना चाह रहे हो कि टीचर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, है ना. आपने कैसे प्रेजेंट किया, आपने प्रेजेंट किया कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूं, आप सारा पढ़ के जाना चाह रहे थे. बट कैसा हो गया कि आप, टीचर ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, टीचर ने आपकी डांट लगा दी. आपको लग रहा है, फिर आपको क्या फील हो रहा है कि यार ये तो क्या हो गया, आप बड़े दुखी हैं. आपको लग रहा है कि टीचर मेरे बारे में ऐसा सोचती है, ये आपको लग रहा है कि टीचर मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं स्टूपिड हूं, मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो ये नेगेटिव आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस आ गया कि यार मैं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये क्या होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है, ये आप अपने अंदर बसा लेते हो कि आई एम स्टूपिड, मैं लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पाऊं. तो आप क्या करोगे, आप मेहनत करना बंद कर दोगे, आप कुछ पढ़ना लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा. तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की बन जाएगी जैसा कि आप सोच रहे थे. ऐसा आपने सोचा कि दूसरे लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ये सोच है आपकी, है ना, कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, फिर आप वैसे ही बनते चले जाते हो. तो जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, ये यही कहता है कि आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से देखते हो, आप दूसरों को अपना मिरर बना लेते हो, आप शीशा बना लेते हो, फिर आप उसको, अपने आप को उनकी नजरों से देखते हो, है ना. फिर वो आपकी जो सोच है, वो जो आपकी इमेजिन्ड फीलिंग है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है आपको लगे कि दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं. तो आप फिर उसी तरह से चाल ढाल रखो अपना, आप उसी तरह से मेहनत करो कि यार नहीं, सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि मैं तो बेकार हूं. तो आप क्या करोगे, आप मेहनत करोगे, आप उसी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को ढालने की कोशिश करोगे, आप उसी तरह की वैल्यूज को इम्बाइब करोगे. तो इस तरह से जो है, आप जो है, जो कल्चर है या दूसरे कैसा सोचते हैं उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ढालते हो. तो ये एक और एग्जाम्पल है लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो सीएच कुली समझा रहे हैं कि जिस सोसाइटी का, जिस ग्रुप का आप हिस्सा होते हो, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करती है. क्योंकि आप हमेशा जो है खुद को इवेल्युएट करते हो उस सोसाइटी की नजरों से, उस ग्रुप की नजरों से. अभी जो लुकिंग ग्लास है, जिसको आप मिरर बांध के बैठे हो, क्या ये गलत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो आपकी इमेजिन्ड फीलिंग है. हो सकता है टीचर ने आपके बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचो कि आप नालायक हो, टीचर ने सोचा कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे समझ लेगा, ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को पिक करना शुरू कर देगा. हो सकता है टीचर ने इस तरह का सोचा हो, लेकिन आपने तो ये इमेजिन कर लिया ना कि टीचर ने मुझे सोचा कि टीचर ये सोच रही है कि मैं स्टूपिड हूं. लेकिन तो ये आपकी जो फीलिंग है, ये जो आपका परसेप्शन है, ये गलत है, टीचर ने तो ऐसा नहीं सोचा है. तो जो आपका लुकिंग ग्लास है, ये जो आप जिसको मिरर मान रहे हो, जो आपकी इमेजिन्ड फीलिंग है, ये गलत भी हो सकती है, बिल्कुल गलत हो सकती है. तो तीसरी बात इसमें यह है कि आप हर एक किसी के हिसाब से सोचते हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, या जिनके हिसाब से, जिनकी नजरों में आप अच्छा बनना चाहते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो. जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपका पीयर ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं. आप हर
किसी राह चलते व्यक्ति को जो है अपना मिरर नहीं बना लेते, तो आप ये नहीं सोचते कि यार चलता हुआ व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप जनरली किसके बारे में सोचते हो कि यार मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये जो सिग्निफिकेंट लोग हैं आपकी लाइफ में, इनको लुकिंग ग्लास सेल्फ के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है सिग्निफिकेंट अदर्स। इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। ये वो लोग हैं जिसके हिसाब से आप खुद को इवेल्युएट करते हो, है ना। ये वो लोग हैं जिनके हिसाब से आप खुद को देखते हो कि मैं कैसा हूं। जो आपके अंदर एक फीलिंग है, आपका जो सेल्फ है, उसके हिसाब से वो आप उसको डेवलप करते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हाँ, सोशल इंटरेक्शन में होता है, सीएच कुली ने सही कहा कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, है ना, लुकिंग ग्लास सेल्फ के थ्रू जो है हमारा एक सेल्फ जो है वो डेवलप होता है। बट ये क्या एक बार में डेवलप हो जाता है? तो जीएच मीड कहते हैं कि नहीं, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ये सेल्फ जो है स्टेजेस में बनता है। वो क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब क्या कि जब जो एक बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, सपोज करिए 6 महीने का है, साल 2 साल का बच्चा है, तो उस एज में वो क्या करता है? वो इमिटेट करना सीखता है। कि सपोज कीजिए कि आप उसके सामने जाके हंसने लगे, तो वो भी क्या करेगा? वो भी हो सकता है आपको स्माइल दे। हो सकता है उसका बड़ा भाई कुछ या बड़ी बहन जो है वो किसी खिलौने से खेल रही है, तो वो भी क्या करेगा? वो भाग के या चल के जाना चाहेगा कि मैं भी उस खिलौने के साथ खेलूं, या मैं भी उस बॉल को उछालूं जैसा कि मेरा भाई या मेरी बहन कर रही है ना। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? वो इमिटेट करना शुरू करते हैं। वो आपके जेस्चर्स को, आपके वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आप बोलोगे आजा बच्चे आजा, तो उनको क्या लगेगा? इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है कि वो मुझे बुला रहे हैं, है ना। इस स्टेज में क्या होता है कि वो प्रिपेयर हो रहा होता है कि कैसे इंटरेक्शन करना है ना। इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पर वो कुछ चीजें सीख रहा है, वो एबीसीडी सीख रहा है कम्युनिकेशन की, कि कैसे जेस्चर्स होते हैं, उन जेस्चर्स का क्या मतलब है, वर्ड्स का क्या मतलब है ना। क्योंकि उसको आगे जाके कम्युनिकेट करना है सोसाइटी के साथ। तो वो कैसे करेगा? जबकि वो प्रिपेयर्ड रहेगा। कैसे प्रिपेयर्ड होगा? वो उन जेस्चर्स को, उन वर्ड्स को सीखेगा। वो सीखेगा कि मेरे आसपास कौन लोग हैं, तो जैसा ये करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा। उसकी मम्मी मान लीजिए चिल्ला रही तो वो भी चिल्लाएगा आ ऊ ई, है ना। आपने देखा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके अगर पापा गा रहे हैं तो साथ वो भी क्या करते हैं? गाने की कोशिश करते हैं। भले से इनको सुर ताल की कोई अकल नहीं है, लेकिन वो भी चिल्लाएंगे या डिफरेंट तरीके की आवाजें निकालेंगे। तो वो इमिटेट करते हैं। वो जेस्चर, सिंबल्स, उनका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है। मान लीजिए उनको क्या कराया जाता है कि ऐसे आप उनको ये सिंबल देंगे कि चुप हो जाओ, तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो चुप हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमें चुप रहना। तो इस तरह से वो जेस्चर्स, वर्ड्स, सिंबल्स का मतलब सीखता है ना। क्योंकि यही सिंबल से आगे जाके वो कम्युनिकेशन सीखेगा। तो ये पहली स्टेज है उस सेल्फ की। दूसरी स्टेज क्या है? प्ले स्टेज। जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो 3, 4, 5 साल का होता है, तो इस स्टेज में क्या होता है? वो खेलता है। वो कैसे खेलता है? वो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या बनते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं या हस्बैंड वाइफ बनना सीख रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? कुछ रोल टेकिंग करते हैं। रोल टेकिंग, रोल टेकिंग क्या? जैसे मैंने बोला कि वो क्या खेलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर। सपोज कीजिए कि छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा? मम्मी मुझे डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। वो गले में अपना स्टेथोस्कोप लेके बैठ जाएगा, अपने पापा का या मम्मी का या घर पे दादा दादी हैं तो उनको ऐसे लगा लगा के देखेगा। तो वो क्या कर रहा है? एक डॉक्टर के रोल को प्ले कर रहा है ना। और जब वो डॉक्टर के रोल को प्ले करता है तो वो क्या सीखता है कि डॉक्टर का क्या रोल है ना। उसको क्या रोल है कि वो देखता है कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। उसका क्या काम है कि कोई बीमार है तो उसको ठीक करना है, उसको कैसे बिहेव करना है। तो इस तरह से वो डिफरेंट रोल्स के बारे में समझता है। तो रोल टेकिंग करता है। वो समझता है कि मम्मी पापा बन के बच्चे बहुत खेलते हैं, तो क्या क्या सीखते हैं कि मदर का क्या रोल है, फादर का क्या रोल है, डॉक्टर का क्या रोल है ना। वो कुछ कार्टून्स देखते हैं, है ना, उसमें मान लीजिए पुलिस दिखाई गई है तो वो सीखते हैं कि अच्छा पुलिस का ये रोल होता है ना। वो गुंडों को पकड़ते हैं, ये जो गलत काम करते हैं सोसाइटी में वो उनको पकड़ते हैं। तो इन रोल टेकिंग की मदद से वो क्या सीखते हैं? वो डिफरेंट रोल्स के बारे में जानते हैं कि सोसाइटी में क्या डिफरेंट रोल्स हैं।
उनके साथ कौन सी वैल्यूज अटैच्ड है, क्या नॉर्म्स है उनके साथ, है ना। जैसे जब वो मदर बनते हैं या फादर बनते हैं, तो मदर बनते हैं तो क्या कि वो मान लीजिए साड़ी पहन के बैठ गई छोटी बच्ची, वो कुछ बर्तन के साथ खेल रही है, तो उसको पता है कि मदर का क्या काम है कि वो बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बड़े हम्बली जो है उनको बात करनी है। तो इस प्ले स्टेज में क्या करते हैं, वो एक रोल लेना सीखते हैं, वो कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के कुछ रोल्स के बारे में जानते हैं, वो समझते हैं कि हाँ मेरा क्या रोल है, मैं बच्चा हूं तो मुझे कैसे बिहेव करना है, बड़ों का क्या रोल है, मम्मी का क्या रोल है, पापा का क्या रोल है, इन सब के बारे में जानता है, अपने रोल के बारे में समझता है। थर्ड स्टेज क्या होती है, गेम स्टेज। गेम स्टेज जैसे मान लीजिए वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 9-10 साल का हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा या बास्केटबॉल खेलेगा। तो जब वो ये गेम्स खेलता है, तो इन गेम स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने रोल के बारे में नहीं बल्कि बाकी सबके रोल के बारे में भी जानता है, और उन रोल के हिसाब से वो इवेल्युएट करता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है ना। जैसे सपोज वो क्रिकेट खेल रहा है और मान लीजिए वो ओपनिंग पे जा रहा है, तो उसको पता है कि मेरा रोल क्या है, इसके पीछे जो रोल लोग आएंगे उनका क्या रोल है, जो बॉलिंग करेगा मुझे उसको कितना स्कोर बनाकर देना है कि हम ये स्कोर को डिफेंड कर पाए, क्या मैं ऑलराउंडर हूं या मैं सिर्फ बैट्समैन हूं, मेरा क्या मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी टीम की। तो वो सीख रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे बाकी जो अपने टीममेट्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो इस तरह से वो अपने आप को देखता है कि कैसे दूसरे लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं दूसरे लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो वो यहां पर क्या सीख रहा है, एक पूरी तरह से एक सोसाइटी या ग्रुप आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उस ग्रुप का, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दैट ग्रुप। वो बच्चा अब वो भी सीख गया है। तो ये जो गेम स्टेज है, इस स्टेज के बाद जो है एक इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी जो है वो पूरी तरह से बन जाती है। यहां पर हम सीखते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, अगर रहना है तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, हमें अपने मम्मी पापा के प्रति कैसे बिहेव करना है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। इस स्टेज तक आते आते, गेम स्टेज तक आते आते जो है वो हम सीख जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सेल्फ है वो डेवलप होता है इन स्टेजेस के थ्रू। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस ने बताया हमें कि कल्चर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसा प्रोसेस होता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और उसमें कल्चर क्या रोल प्ले करती है। तो दोस्तों जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है उसको लेकर के मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट की स्टडी है, ब्रूनो बेटलहैम की स्टडी है। और ये कब की स्टडी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टडी है, जब एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे क्या करे थे, प्रिजनर कैंप्स बनाए थे, जहां पे जो भी अलाइड फोर्सेस के जो भी सैनिक थे या जो भी लोग हिटलर के अगेंस्ट में थे उनको इन कैंप्स में रखा जाता था, इन प्रिजनर कैंप्स में रखा जाता था। तो इसमें इस स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि जो आपकी आसपास का जो ग्रुप होता है, जो सोसाइटी, जो एनवायरनमेंट होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो चेंज कर देता है, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप उस कल्चर में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं, ब्रूनो बेटलहैम कह रहे हैं कि इस प्रिजनर कैंप में बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिससे उनको मदद मिली किस एनवायरनमेंट को कैसे झेला जाए या इसके हिसाब से कैसे अपने आप को अडेप्ट किया जाए। तो वो कहते हैं कि इसमें जो कैदी थे पहले तो वो इस हिटलर के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, बट जब उनको बहुत साल इस प्रिजनर कैंप्स में निकालने पड़े तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने ना सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स थी जो एलिट फोर्स थी हिटलर की, उसको कहते थे एसएस, जो कि वहां पे इन प्रिजनर कैंप्स को गार्ड करते थे। तो ये जो गार्ड्स थे बड़े ही एग्रेसिव थे, फिजिकली भी और वर्बली भी ये बहुत गाली गलौज करते थे उन जो भी प्रिजनर्स थे, और बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करते थे। तो इस तरह का जो बिहेवियर है इन प्रिजनर्स ने भी अपना लिया। इन प्रिजनर्स से इन जो सिक्योरिटी फोर्स थी एसएस, इनके जो बिहेवियर है उसको अपनाया। ये भी क्या हो गए, ये भी एग्रेसिव हो गए, ये भी उसी तरह की वोकैबुलरी यूज करने लग गए
जिस तरह की ये गार्ड्स यूज करते थे। जब किसी प्रिजनर को दूसरे प्रिजनर्स की देखभाल के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता था, तो वो क्या करते थे, वो उसी तरह की यूनिफॉर्म पहनना चाहते थे जैसे ये गार्ड्स पहनना चाहते हैं, उसी तरह का वो बिहेव करते थे, उतनी ही रूथलेसली दूसरे प्रिजनर्स को परेशान करते थे। तीसरी चीज उन्होंने देखी कि ये सिर्फ आउटवर्ड बिहेवियर नहीं कि यूनिफॉर्म पहननी है या अग्रेसिवली बिहेव करना है, बल्कि उन्होंने उनकी वैल्यूज को भी इम्बाइब कर लिया। दे इम्बाइब्ड वैल्यूज ऑफ हिटलर। उन्होंने हिटलर की वैल्यूज को भी इम्बाइब कर लिया, उसके तौर तरीकों को भी अपना लिया, सिर्फ आउटवर्डली नहीं बल्कि उन्होंने उनकी वैल्यूज को भी अपनाया। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकता है, और साथ में आप जो कल्चर है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आप अडेप्ट करते हो। इन प्रिजनर्स को हो सकता है आगे जाके फायदा मिला हो कि उनको इतना प्रताड़ित ना किया गया हो, जब उन्होंने उनकी वैल्यूज को भी अपना लिया, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया गया हो। तो इस तरह से ब्रूनो बेटलहैम कह रहे हैं कि कैसे देखिए बाद में भी, एक एज के बाद भी कैसे जो आपका एनवायरनमेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी को किस हद तक के आपको इंपैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर या पोर्टल पर प्लीज जरूर पूछिए। थैंक यू।